नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सीएम मध्य प्रदेश में कोरोना के जिस तरह से कंट्रोल होने के आंकड़े आ रहे हैं और आगे की जो चुनौती है उसको लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कोरोना पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे कि अभी तक प्रयासों के जरिए कितनी सफलता हासिल हुई है और आगे किस तरह से इसे और परास्त किया जा सकता है, निपटा जा सकता है इससे, इसको लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। मध्य प्रदेश को कैसे कोरोना मुक्त प्रदेश बनाया जाए उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधिया के मध्य प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। आज ग्वालियर मुरैना ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हैं। ग्वालियर में एम्बुलेंस डोनेशन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। मुरैना में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम तय है। इसके अलावा भी कई स्थानीय कार्यक्रमों में ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक लंबे अरसे बाद पहुंचे हुए हैं और भविष्य में जल्द ही होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनके मंत्री बनने की अटकलें भी तेज हो रही हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश का उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भोपाल पहुंचे, राजनीतिक मुलाकातें की और उसके बाद अब वे अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज सौगात, राजनांदगांव और धमतरी को देने वाले हैं। 462 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। सीएम लाभान्वित हितग्राहियों से भी वर्चुअली चर्चा करने वाले हैं। वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 828 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र की जनता को देंगे। 462 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन इन दोनों जिलों में वर्चुअली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों से भी आज वे चर्चा करेंगे। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में विकास की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी जा रही है और उसी के तहत आज भी राजनांदगांव और धमतरी में सौगात सीएम देंगे। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सिर्फ रायपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस आज जंगी प्रदर्शन करने वाली है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा। जिला ब्लॉक मुख्यालयों में पेट्रोलियम उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन कांग्रेस आज करने वाली है। इस प्रदर्शन में पीसीसी ने कांग्रेसियों को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। विरोध प्रदर्शन में स्थानीय प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक, एआईसीसी, पीसीसी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मोर्चा प्रकोष्ठ के संगठन, विभागीय पदाधिकारी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के कार्यकर्ता आज होने वाले इस प्रदर्शन में शरीक होंगे। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश आज कांग्रेस का देखने को मिलने वाला है। महंगाई को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो वहीं भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश में सिर्फ 10 दिन में ब्लैक फंगस के बड़े मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के 477 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें से 87 मरीजों की जान भी ब्लैक फंगस की वजह से चली गई है। भोपाल में मौत ज्यादा हुई है तो इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीज ज्यादा हैं। इंदौर में अब तक 654 केस मिल चुके हैं। भोपाल में अब तक 47 लोगों की जान गई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद 1791 लोगों को फंगस ने अपनी चपेट में लिया है। इनमें से 1000 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। तो ब्लैक फंगस लगातार अब लोगों को इफेक्ट डाल रहा है, लोगों के शरीर को प्रभावित कर रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित वो पेशेंट्स जिनमें शुगर मेंटेन नहीं है, उस वजह से ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत ज्यादा देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। आज से
मोबाइल टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। रायपुर में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए ये वैन पहुंचेगी और पहले दिन 4 वार्डों में ये शुरुआत हो रही है। 45 से ज्यादा उम्र वालों के टीकाकरण में तेजी लाने की कोशिश इसके जरिए है। सरकार ये मोबाइल टीकाकरण यूनिट की शुरुआत कर रही है। रायपुर के 4 शहरी वार्डों में इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। मोहल्ले में टीकाकरण वैन पहुंचेगी और वहां पर 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेट करने का काम किया जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, वाकई में सराहनीय पहल और इससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हो सकेगा। ममता, बिल्कुल, देखिए खासतौर पर बुजुर्गों को लेकर अगर हम कहें तो उनको संक्रमण के समय में और ऐसे भी जिस तरह से मौसम है और तमाम तरह की बहुत सारी चीजें हैं, एक डर आशंका बनी रहती है कि उनको घर से लेकर टीकाकरण केंद्र तक ले जाए तो कहीं उसमें भी संक्रमण की दिक्कत न हो। और ऐसे में अगर इस तरह की मोबाइल वैन आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है तो आप घर से बाहर निकले और आपको टीका जो है वो लग जाएगा। बीच में ये भी पहल की गई थी कि कार के भीतर ही जो बुजुर्गों को जिस गाड़ी से वो आ रहे थे वहीं पर जाके टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब सुविधा और रायपुर जिले में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जो स्लम स्वास्थ्य योजना है उसके अंतर्गत अब ये मोबाइल वैन चलाई जा रही है। आज रायपुर के जो 4 वार्ड है वहां पर ये वैन जाएगी और उसके बाद 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, खासतौर पर बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनको जो है ये इस वैन उनके घर के सामने रुकेगी और उनको टीका लगाया जाएगा। तो एक बड़ी राहत माना जा सकता है। इस माह में डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट भी रहेंगे और क्योंकि वो मोहल्ले में ही वैन रहेगी तो 1 घंटे तक के उनको उनके घर पे ही वो बैठ सकते हैं आराम से, ताकि उनको ऑब्जर्व किया जा सके कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद 1 घंटे बाद वो वैन जो है वहां से 1-2 घंटे बाद वो वैन वहां से रवाना हो जाएगी दूसरे वार्ड के लिए। तो एक अच्छी पहल से माना जा सकता है। कल फिर जो 4 वार्ड हैं वहां पर ये वैन चलाई जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरे रायपुर जिले में जो खासतौर पे बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं उनको कवर किया जाएगा। बिल्कुल, हालांकि अब सबसे फर्स्ट फेज में ही 45 प्लस तक के जो लोग थे उन्हें वैक्सीनेट करने का काम किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उनको पहुंचना था, लेकिन कुछ जो बच चुके हैं वो भी ना बचें, इसके लिए ये कवायद अब होती हुई नजर आ रही है। और मोहल्ले में आपके ये वैन पहुंचेगी, तो अगर आप लोगों ने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो फिर आपको अवश्य टीका लगवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी ममता बता रही हैं कि सराहनीय कदम आज से अब ये शुरू होने वाला है। टीकाकरण के लिए ये चिरायु मोबाइल वैन अब मोहल्लों में निकलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज हवा भी चल सकती है और भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। चूंकि छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे चुका है और अब मध्य छत्तीसगढ़ में उसके एक्टिव होने की तैयारी शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, खबर ग्वालियर से आपको बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाली महिला पर जुर्माना लगाया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। खतीजा बेगम ने पति के अपहरण की कहानी बनाकर उसे छुड़ाने की गुहार लगाई थी। आत्रीय निवासी दीपू जाटव पर अपने पति नसीर को बंदी बनाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच की तो नागपुर के एक ढाबे पर काम करता हुआ पति पाया गया। कोर्ट में पति ने अपनी इच्छा से नागपुर जाने की बात कबूल की है। तो गलत मामला याचिका के रूप में लगाने के बाद अब ये जुर्माना लगाया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। नकली बीज तैयार कर बेचने के मामले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
5 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़े हुए अफसरों को निलंबित किया गया है। सभी अफसर खंडवा में नियुक्त थे और बीज प्रमाणीकरण अधिकारी सुरेश कुमार, अखिलेश चौहान, जयंत कुल्हारी, राजाराम बड़ोले और पीपी सिंह निलंबित कर दिए गए हैं, जो इस मामले में संलिप्त पाए गए थे। वही खबर दुर्ग से आपको बता देते हैं, रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मासूम से रेप का दोषी पाया गया है। दुर्ग की अदालत ने दोषी पाया। साल 2018 का यह मामला है। 2018 में इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अपराध सिद्ध हुआ और इस पूरे मामले में सजा सुनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में अब रेस्तरां मिठाइयों पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर। तो दुकानदारों को बिल पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर, यह तय हो चुका है। 1 अक्टूबर से फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दर्ज कराना होगा। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर उपभोक्ता आसानी से शिकायत कर सकेंगे। तो अगर इस तरह से अब ये कवायद शुरू होती है, तो फिर आपके घर जो आप मिठाई का पैकेट लेकर आए हैं या फिर उसका जो बिल लेकर आए हैं, उस पे आप जिस दुकान से ये लेकर आए हैं उस दुकान का लाइसेंस नंबर होगा। आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि बदले की भावना से ये काम नहीं भी होना चाहिए। मगर जिस तरह से मिलावटी चीजों को लेकर लगातार अभियान चल रहा है, उसी को देखते हुए एक और कदम अब बढ़ाया गया है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर अब आपको भोपाल से बता देते हैं। जल संसाधन विभाग में घोटाले का मामला सामने आया है। 3,333 करोड़ रुपए के टेंडर का मामला है। ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक जांच दर्ज की है। चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट में बिना काम हुए 800 करोड़ रुपए देने का आरोप है। निजी कंपनियों ठेकेदारों को ये एडवांस भुगतान को क्या है। निजी कंपनी के ठेकेदार को 7 टेंडर दिए गए थे। 3,333 करोड़ रुपए के ये टेंडर थे। 800 करोड़ का इसमें एडवांस भुगतान हो चुका है। नियमों की अनदेखी कर ये भुगतान किया गया है और इसी मामले को लेकर जांच दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कैसे खुलासा हुआ इस पूरे मामले का? जी बिल्कुल, जल संसाधन विभाग ने 3,333 करोड़ के 7 टेंडर जारी किए थे और इसी टेंडर में अब ये आरोप लगने लगा है कि जिन कंपनियों और जिन ठेकेदार को ये टेंडर दिए गए थे उन्हें बिना काम के 800 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान नियमों के विरुद्ध किया गया। यही पूरा मामला जब चीफ सेक्रेटरी के पास आया तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए जो है विभागीय स्तर पर भी कहा और उसके बाद अब जो है वो ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में प्राथमिकी जांच दर्ज कर ली और जांच भी शुरू कर ली है। फिलहाल एक चीफ इंजीनियर विभाग के और करीब 4 अधिकारी हैं जिन पर ये पीई दर्ज की गई है। पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का है। यही कारण है कि लगातार इस पूरे मामले में जांच की मांग को लेकर, हालांकि मार्च में जल संसाधन विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव थे एस एन मिश्रा ने, उन्होंने भी ये मांग को उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच 7 सिंचाई प्रोजेक्ट की जो बांध और हाई प्रेशर पाइप नहर प्रणाली के निर्माण के लिए विभाग ने ये 7 टेंडर की मंजूरी दी थी। लेकिन जब ये जानकारी सामने आई और शासन की अनुमति के बिना इस शर्त को, जो टेंडर की जो शर्तें थी उसको खत्म करके प्रमुख जो इंजीनियर थे उन्होंने अपने स्तर पर मुख्य जो इंजीनियर थे उनको पत्र लिखकर इस तरीके के जो ठेकेदार थे, जो कंपनी थी, उनके बीच में जो अनुबंध था उस शर्त को हटाते हुए नई शर्त को जोड़ते हुए इस तरीके का एडवांस भुगतान कर दिया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने मामले में संज्ञान लेकर अधिकारियों को इसकी तह तक जाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद ये पूरी
मामला जो है वो सामने आया बिल्कुल। था। तो मनोज, अब जो जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि अधिकारी भी वही डिपार्टमेंट के हैं, जांच करने वाले भी वही रहेंगे, कोई एक नई टीम का गठन किया गया है, किस तरह से ये पूरी जांच होगी? आज बिल्कुल, क्योंकि जब चीफ सेक्रेटरी एम गोपाल रेड्डी थे उस समय का ये पूरा मामला है, उनके कार्यकाल के दौरान ये 800 करोड़ का भुगतान हुआ है। हालांकि इसी साल मार्च में जो पीएस हैं विभाग के एसएन मिश्रा, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था और बताया था कि किस तरीके से अवैध रूप से एडवांस भुगतान किया गया। अब जब ये मामला सामने आया चीफ सेक्रेटरी की, तो उसके बाद अब इस पे कार्रवाई भी की जा रही है और कार्रवाई देखी भी जा रही है। फिलहाल अभी जो है वो एफआईआर तो दर्ज नहीं की, लेकिन जो एफआईआर से पहले की जो कार्रवाई रहती है प्रारंभिक जांच दर्ज करने की, वो प्राथमिकी जांच को दर्ज कर लिया गया। और इस पूरी प्राथमिकी जांच में एक चीफ इंजीनियर जो कि विभाग के हैं और 4 अधिकारियों पर जो है फिलहाल ये प्राथमिकी जांच दर्ज की गई है। और अब इस पूरे मामले में देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे नियम है जिनको शिथिल करके 800 करोड़ की इतनी बड़ी रकम की राशि बिना काम के कंपनी और ठेकेदार को भुगतान कर दी गई। इस पूरे मामले में जो तमाम विभाग के, चाहे वो मुख्य इंजीनियर हो या प्रमुख इंजीनियर हो या फिर दूसरे इंजीनियर, उनकी किस तरीके की भूमिका है, इस पर अब पूरी ये जांच फोकस रहेगी। और किनके दबाव में आखिरकार इतनी बड़ी रकम का जो है भुगतान एडवांस में कर दिया गया, आखिरकार क्या जल्दबाजी थी? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या जल्दबाजी थी, किसे फायदा पहुंचाना था, यही तमाम सवाल हैं जो अब निकलकर सामने आते हैं। जांच के बाद स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के मदन महल स्टेशन के बाहर सड़क हादसे के बाद एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। टक्कर मारने वाले कार सवार की धुनाई तो कर ही दी, साथ ही मौके पर पुलिस कर्मियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल काली मठ निवासी अरविंद राजपूत अपनी मां निर्मला राजपूत को बाइक में बिठाकर कहीं जा रहे थे। मदन महल स्टेशन के पास पहुंचते ही सामने से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है, लेकिन कई ग्रामीण अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर के सांसद आदर्श ग्राम कोहला में देखने को मिला है। यहां कोरोना के लिए जागरूकता फैलाने गए स्वास्थ्य विभाग की टीम पर एक महिला ने खूब खरी खोटी सुनाई है। देश को कोरोना महामारी की चपेट से निकालने के लिए संपूर्ण टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ दूरस्थ इलाकों और गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार शहरी क्षेत्रों के मुकाबले काफी धीमी है। कोरोना को हराने के लिए इस समय टीकाकरण ही अचूक वाण है, लेकिन क्या हो जब लोग ही इस एकमात्र हथियार का उपयोग करने से पीछे हट जाएं। कुछ ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। यहाँ लोगों का साफ कहना है कि वे वैक्सीन लेने के लिए राजी नहीं है। कोरोना के मतलब कोरोना बीमारी है ही नहीं, मतलब हमारे एरिया में, मतलब ग्रामीण शहर में, इसलिए हम टीका लगाना नहीं चाहते। और कुछ डर भी है? क्या डर है? हाँ, ये डर है कि जैसे कि दूसरे एरिया में टीका लगा रहे तो कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, इस कारण से हम टीका नहीं लगाना चाहते। तो गाँव वाले लोग डरे हुए हैं? हाँ, मतलब गाँव वाले लोग डरे हुए हैं। तस्वीरें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बगैर मास्क के घूमते लोग, एक साथ मजदूरी करते ये कामगार और गांव में बिना किसी सुरक्षा कवच के बेखबर घूमते स्थानीय लोग वायरस को दावत दे रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ संक्रमण नहीं है, इसलिए वैक्सीन और मास्क की जरूरत नहीं। हम सब पक्का ही है भैया, नहीं लगाएंगा। नहीं, अब सरकार बोल रही है कि राशन नहीं देंगे। अब राशन नहीं भी देंगे तो अब क्या करेंगे, पर हम टीका नहीं लगाएंगे भाई। नहीं तो क्यों क्या डर लगता है आपको? डर और कुछ नहीं, लेकिन फिर हम नहीं लगाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमले ने बैतूल में सारे जतन करके देख लिए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। टीके की बात करते ही कई लोग तो नाराज हो जाते हैं। जिले में अब भी ऐसे 50 से ज्यादा गांव हैं जहां टीकाकरण शुरू भी नहीं हो सका है।
ग्रामीण तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राशन भी बंद हो जाए तो भी टीका नहीं लगवाएंगे। बैतूल जिले के टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक लोगों में जागरूकता की घोर कमी है। टोटल और उन 1400 गांवों में से 47 गांव विभिन्न विकास खंडों में से हैं जहां पर लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। जीरो वैक्सीनेशन मान सकते हैं उन जगहों पर है। तो क्या वजह रही कि यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा? देखिए, अधिकतर गांव दूरस्थ इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है और उन लोगों में वैक्सीन को लेकर कुछ भय की या भ्रम की स्थिति है। उनको जाने किस किस स्रोतों से जानकारी मिली है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया सर वैक्सीन से लोग मर जा रहे हैं, या उन्होंने बताया बीमार वैक्सीन के कारण ही हो रहे हैं। उनको हमने समझाया कि ऐसा नहीं है, वैक्सीन जान बचाने वाली है। अपने इस रवैये से लोग महामारी की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु नायडू की रिपोर्ट। तो भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए और वैक्सीन जरूर लगवाइए, यही सबसे कारगर उपाय है। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में एक बिल्ली को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल धमतरी पॉश कॉलोनी के अपार्टमेंट में 40 फीट की ऊंचाई पर एक बिल्ली काफी देर से फंसी हुई थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिर बिल्ली को रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।